नमस्कार सभी छात्राओं को। आज हम मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारा ये जो 10वां काव्य है, विषय हिंदी, कक्षा 9वीं और विषयांक काव्य 10, भारत गौरव। क्या है? भारत गौरव। तो एक काव्य के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त। इस कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। और किस में से लिया गया है? तो उसकी एक भारत भारती काव्य संग्रह है, उसमें से एक भारत गौरव एक काव्य लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे कवि का जन्म सन 1886 ईस्वी सन, निधन सन 1964 ईस्वी सन। ये हमारा जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, तो उसी का जन्म और निधन के बारे में मैंने बताया है। अब हमारा ये शीर्षक है काव्य का, भारत गौरव। हमारा जो देश है, हम बड़े आदर के साथ उसी का नाम लेते हैं। समग्र विश्व में हमारा भारत सिरमौर है। कुछ ऐसी बात लेकर हमारे कवि हमारे सामने आते हैं। दुनिया के अनेक देश है, लेकिन इनमें से हमारा जो भारत है कितना श्रेष्ठ है। भारत गौरव, भारत का गौरव। गौरव का अर्थ होता है सम्मान अथवा प्रतिष्ठा। गौरव का अर्थ क्या होता है? सम्मान। हमारा कवि हमारे देश का सम्मान, उसका जो गौरव है, इस देश में क्या है, इसीलिए ये हमारा जो भारत देश है वो गौरव के साथ हम उसका नाम लेते हैं कि हम भारत में रहते हैं। जिस प्रकार हमें कोई गांव में रहते तो हमारा गांव का नाम लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हमारा कवि, हमारा देश समग्र विश्व में प्राचीन है फिर भी श्रेष्ठ है, सिरमौर है। तो ऐसी बात लेकर हमारे कवि यहाँ पर आते हैं। तो अब हमारे कवि का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो देखिए कि झांसी के चिरगांव नामक गांव में उसका जन्म हुआ है। बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही काव्य लिखने का बड़ा शौक, बचपन से ही। और उनकी प्रारंभिक जो रचनाएं हैं हिंदी में, उनकी जो पत्रिकाएं हैं सरस्वती, उनमें प्रकाशित हुई है उनकी पत्रिकाएं। बाद में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, जिनके कारण हमारे जो कवि है गुप्त जी, वही एक उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा निखरे हुए रूप में उसका व्यक्तित्व का परिष्कार कर लिया था। और वे राम भक्ति के सराबोर पारिवारिक संस्कारों के कारण हमारे कवि ने राम भक्ति काव्य भी लिखे हैं, कई अधिक काव्य लिखे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय परिस्थिति से, तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति से वे प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भाव और स्वदेश गुंज का स्वर सुनाई देता है। प्रत्येक रचनाओं के अंतर्गत बस राष्ट्रीय भावना और स्वदेश स्वर की गुंज दिखाई देते हैं। तो अब हमारे जो कवि है, उनकी जो रचनाएं हैं, पहले तो हमें यहाँ पर एक भारत भारती उनकी एक रचना है, उनमें से एक भारत गौरव नामक काव्य लिया गया। आई बात समझ में बहन जी? यहाँ पर मैं जो कुछ बताती हूँ छात्राओं,
कि ये भारत भारती में से हमारा ये जो काव्य है भारत गौरव लिया गया है। और इसमें विष्णुप्रिया भी है, साकेत, पंचवटी, यशोधरा इत्यादि उनकी काव्य रचनाएं हैं। और हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुपम योगदान के कारण सन 1954 में उसे एक पद्म भूषण की उपाधि भी इनायत की गई थी। और वे एक राष्ट्रीय कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। राज्यसभा में एक सदस्य के रूप में भी उसे एक मनोनीत किया गया था। हमारे कवि को एक सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। एक आनंद की बात है, सन 1954 में उसे पद्म भूषण सम्मान से उसे सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर वे एक राष्ट्रीय कवि का बिरुद भी उसे प्राप्त हुआ है। तो आइए हम देखें कि इस काव्य में क्या है। भारत गौरव। यहाँ पर हमारे कवि ने भारत के 3 काल को, तीन अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। और भारत की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन भी किया गया है। साथ साथ यहाँ पर गुप्त जी ने भारत के अतीत को गौरवशाली साबित किया है। और हमारा ये भारत जो है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हमारा भारत श्रेष्ठ है, ऐसी बात भी इस काव्य में बताई है। तो काव्य के कवि ने इस काव्य में भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत के गौरव इत्यादि के साथ साथ हमारे देश में प्राचीन काल से बसेरा करने वाले जो आर्य लोग हैं, उन लोगों में कौन सी विशेषताएं हैं। छात्राओं, हम इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं आर्य हैं, कहाँ से आए हैं। तो वही आर्य की बात आज मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि वही आर्य कौन कौन सी विशेषता लेकर आते हैं। कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में वे निपुण थे। तो इस आर्यों की विशेषताओं को यहाँ पर हमारे कवि ने इस काव्य के अंतर्गत बताया है। तो अब हम देखें, काव्य का पठन करके उसे हम पढ़ते हैं और साथ साथ उसके भावार्थ को भी हम देखते चले जाएंगे। अब हम भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ये हमारा भारतवर्ष है जो ऋषियों की भूमि है। भूलोक, यहाँ पर शब्द दिया गया है भूलोक, संसार, भू मतलब संसार, भूलोक, ये भूलोक का गौरव सम्मान है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, लीला स्थल, यहाँ पर लीला स्थल शब्द भी दिया गया है। लीला स्थल महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि, लीला स्थल का अर्थ महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि। महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि हमारी ये जो देश है हमारा, ये भारत और संसार का, ये प्रकृति का लीला स्थल भी है
फैला मनोहर गिरी, मनोहर मन को हरने वाला। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, मन को हरने वाला। मनोहर मन को हरने वाला एक बड़ा पर्वत भी है। गिरी मतलब पर्वत, मनोहर शब्द यहाँ पर सुंदर, गिरी पर्वत, मनोहर मतलब सुंदर, गिरी पर्वत। तो सुंदर पर्वत भी है। इस भारत में क्या है? हिमालय और गंगा जल, जहाँ गंगा की पवित्र नदी जहाँ बहती है, हिमालय पर्वत भी है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष? यहाँ पर उत्कर्ष शब्द दिया गया है। उत्कर्ष, उन्नति। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है छात्राओं? उन्नति। तो अधिक कितने भी हमारे इस दुनिया में देश है, इन सभी देशों में अगर किसी का उन्नति, किसी का उत्कर्ष हुआ हो तो ये हमारा भारत है। उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है। ये ऋषियों की भूमि है भारत। ये हमारा प्राचीन देश है। ये सम्मान से हमें भारत का नाम यहाँ पर लेते हैं कि वही भूमि है जहाँ पर हिमालय पर्वत है, गंगा नदी बहती है, और वहाँ पर दुनिया की सभी देशों में सबसे अधिक कोई श्रेष्ठ देश कौन है? इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा तो ये हमारा एक भारत है। वह देश और कोई नहीं, ये ऋषि भूमि हमारा भारत ही है। ये ऋषियों की भूमि रही है, महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि है। इसीलिए हम भारत का गौरव से, आदर से, सम्मान से हम नाम लेते हैं। आइए देखिए आगे। हाँ, रुद्र भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की बहुबुद्धियों का एक प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। विधि ने किया यहाँ पर। हाँ, रुद्र भारत ही संसार का सिर मोर है। सिर मोर मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ। सिर मोर का अर्थ श्रेष्ठ। और यहाँ पर और शब्द भी दिया गया है, बहुबुद्धि मतलब संसार का वैभव। बहुबुद्धियों, संसार का वैभव। श्रेष्ठ ये वृद्ध है। प्राचीन भारत है, इसीलिए भारत को हम वृद्ध भारत कहते हैं। प्राचीनतम सभ्य और संस्कृति के चिन्ह इस भारत में है। ऋषियों की तपोभूमि है। गंगा जल बहते हैं, पर्वत हिमालय जैसे गिरिमाला यहाँ पर है, भारत में है। महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि भी है। इसीलिए हम भारत को रुद्र भारत भी कहते हैं और संसार का श्रेष्ठ सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पुरातन देश, प्राचीन देश विश्व में नहीं है। भगवान मतलब बहुबुद्धियों का यह प्रथम भंडार, संसार का वैभव। ये संसार का वैभव है। भगवान ने यहाँ पर संसार का वैभव इस भारत में है। सबसे पहले ये संसार का विस्तार भी विधि ने, विधि शब्द भी यहाँ पर दिया गया है। विधि मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन भारत से ही किया है और कोई देश से नहीं, केवल भारत से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऋषि भूमि है, तपोभूमि है, श्रेष्ठ है, प्राचीन है। प्राचीन सभ्य और संस्कृति के चिन्ह यहाँ पर है, भारत में है। प्रथम भंडार है वैभव का। ब्रह्मा ने मानव का विस्तार भी यहीं से किया है। इसीलिए विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार। ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सर्जन हमारे इस भारत देश से ही किया है और कोई देश से नहीं। इसीलिए हमारा भारत महान है, श्रेष्ठ।
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, ये भारत पवित्र भूमि है। निवासी, यहाँ पर निवास करने वाले प्रथम आर्य हैं। और ये आर्य की यहाँ पर विशेषता भी बताई गई है। आर्य कौन कौन सी विषय में निपुण है, प्रश्न पूछा जाता है तो कि विद्या कला कौशल के सबसे पहले प्रथम आचार्य, प्रथम आचार्य, आचार्य मतलब शिक्षक। ये जो आर्य है वो विद्या कला और कौशल्य के लिए एक प्रथम आचार्य है, निपुण भी है, होशियार भी है। आचार्य उच्च प्रकार का जिसका आचरण है वही आचार्य। शब्द समूह के लिए पूछा जाता है जिसका आचरण ऊंचा हो वही आचार्य। उस आचार्य की बात भी यहाँ पर बताया है। संतान उनके आज यद्यपि अधोगति में पड़े हैं। अधोगति, अधोगति यहाँ पर अवनति। आचार्य मतलब शिक्षक, अधोगति मतलब अवनति। एक पतन में आज हमारे जो एक संतान है, आर्यों के जो संतान है, आज उसकी प्रगति नहीं है, आज अधोगति में है, अवनति में है, पतन की ओर है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। लेकिन कुछ उच्चता के जो चिन्ह है, निशान आज दिखाई देते हैं। इसीलिए ये हमारा भारत श्रेष्ठ है। प्रथम निवासी आर्य है, कला कौशल विद्या के लिए निपुण है। फिर भी आज कुछ संतान जो है अधोगति में है, लेकिन उच्चता के चिन्ह हमारे आर्यों के संतान के आज भी अच्छे हैं। इसीलिए हमारा ये भारत देश श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पर ये आर्य कौन कौन के विषय में निपुण थे उसकी बात यहाँ पर हमें बताई है। अब आर्यों में वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी पीते न थे। मोह, कभी मोह की मदिरा, शराब, संसार में मैं वही सबको मैं इस प्रकार लूट लूं, ऐसा भाव नहीं है। निस्वार्थ भाव से सभी की इस प्रकार सेवा करते थे। संसार परोपकार हित सब जब जन्म लेते थे सभी। हमारे जो आर्य है वही परोपकार के लिए जन्म लेते थे। कभी वे इस प्रकार स्वार्थ वे देखते नहीं थे, निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते थे। कभी उसे किसी भी प्रकार का कोई वैभव का मोह नहीं थे। दूसरों का कल्याण करने के लिए परहिताय वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी संसार के उपकार हित परोपकार करने के लिए वे जन्म लेते थे। कुछ करने के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, इस प्रकार की भावना लेकर हमारे आर्य यहाँ पर आते हैं और जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी, निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट यहाँ पर शब्द दिया गया है, निश्चेष्ट, चेष्टा रहित, मदिरा, शराब, निश्चेष्ट, चेष्टा रहित। कभी वे निष्क्रिय रहकर बैठे हुए नहीं थे, हमेशा कार्यरत ही है। दूसरों का भला करने के लिए हमेशा सोचा करते थे। कभी वे बैठे नहीं थे, निश्चिंत होकर कभी नहीं बैठे थे। इस प्रकार हमारे
आर्यों की ये विशेषता है। दूसरों के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए इस प्रकार हमारे आर्य जन्म लेते हैं, कभी निष्क्रिय नहीं रहते थे। वे इस प्रकार सभी का अच्छा काम करते हुए दिखाई देते थे। तो यह हुई हमारी आर्यों की बात, आर्यों की विशेषता। हमारे कवि ने आर्यों की विशेषता, आर्य कौन कौन से विषय में निपुण थे, हमारा भारत देश कैसा है, उसे वृद्ध भारत क्यों कहा गया है, इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस काव्य के अंतर्गत से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा ये जो काव्य है वो पूरा होता है। अब हमारे हिंदी में 6 मासिक जो सत्रांत परीक्षा का जो कोर्स है उसमें प्रथम काव्य आराधना और 10वां काव्य हमारा भारत गौरव कंठस्थ करना, क्योंकि वे परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। इसीलिए सभी छात्रों को मैं निवेदन करती हूँ कि आप कंठस्थ करना। परीक्षा में 2 अंक का ये पूछा जाता है। और एक बात यहाँ पर है कि अब यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है, एक एक वाक्य वाले प्रश्न। तो कि यहाँ पर हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है, इसीलिए इसे यहाँ पर प्रकृति का क्या कहा जाता है, लीला स्थल। भारत को वृद्ध क्यों कहा गया है, क्योंकि वे सबसे पुराना देश है, इसीलिए। तीसरा प्रश्न, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है, तो हमारे भारत देश से ही प्रथम वैभव का भंडार है और विधाता ने यहाँ पर सृष्टि का पहले विस्तार किया है। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे, तो कि सभी प्रकार की विद्याओं, कला और कौशल के लिए वे प्रथम आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रहे हैं, तो कि अधोगति में, अवनति में, आज वे अधोगति में जी रहे हैं। आर्यों की क्या विशेषता है, तो कि वे स्वार्थ रहित है, परोपकार को वे महत्व देते थे, वे मोह से दूर, सभी प्रकार की कला कौशल से वे निपुण है। इस प्रकार वे दूसरों का भला करने के लिए ही जन्म लेते थे, कभी निष्क्रिय रहते नहीं है। यहाँ पर गुप्ता जी ने 5-6 वाक्यों में प्रश्न दीजिए, 2 प्रश्न है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप से हमारे सामने रखा है, तो कि हिमालय पर्वत है, गंगा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, भारत संसार का सिरमौर देश है, भारतवर्ष विश्व का प्राचीन देश है, इस प्रकार की बात यहाँ पर प्रथम प्रश्न के अंतर्गत बताना। दूसरा जो प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं, तो कि ये आर्यों के संतान है, आर्य सभी प्रकार के कला कौशल के निपुण थे, कभी अपने तरीके से वे सदैव संसार का उपकार करने के लिए वे यहाँ पर जन्म लेते थे। इस प्रकार का जो अंतिम पंक्ति में जो दिया गया है, सब कुछ इस जवाब में लिख देना। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक परीक्षा के अंतर्गत ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण खोजकर लिखिए। परीक्षा के अंतर्गत एक वाक्य दिया गया हो और उनमें से विशेषण आपको बताना होगा। तो यहाँ पर प्रथम वाक्य है, भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है। तो विशेषण आपको परीक्षा में बताना है, तो यहाँ पर पावन शब्द जो है वो विशेषण है। आप अलग करके यहाँ पर बता देना, उत्तर करके पावन, यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन की है वही विशेषण है, यहाँ पर जवाब में लिख देना। दूसरा है, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। तो इसमें विशेषण क्या है, तो कि बूढ़ा, ये भारतवर्ष है लेकिन कैसा है, बूढ़ा। तो एक बूढ़ा मैंने जो यहाँ पर अंडरलाइन की है वो विशेषण है। तीसरा, गुप्ता जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें विशेषण क्या है,
जो हमारा तीसरा वाक्य है उसमें कौन सा विशेषण है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताना है। उच्च क्या है? उच्च शब्द मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर देना, उच्च शब्द के नीचे। इसके बाद यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा लिखिए। हमें अपने हिमालय पर गर्व है। तो इन वाक्य में भाववाचक क्या है? गर्व। दूसरा है मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ है। तो इन वाक्य में एक भाववाचक क्या है? विस्तार। तीसरा, आज देश की दशा अच्छी नहीं है। तो इनमें भाववाचक क्या है? तो कि दशा। चौथा, उपकार करने वाले निष्क्रिय कैसे बैठ सकते हैं? तो उनमें भाववाचक क्या है? उपकार। तो ये हमारी व्याकरण की बात में यहाँ पर मैंने बताई है। अब यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा के अंतर्गत। तो मैंने यहाँ पर जो भी व्याकरण के मुद्दे लिखे हैं, पाठ या काव्य के बाद जो स्वाध्याय में प्रश्न है, तो सभी इस प्रकार नोट के अंतर्गत लिखते चले जाना, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए ये पूछा जाता है। तो प्रत्येक का एक अंक है, भाववाचक हो, विशेषण हो, कर्तृवाचक हो, शब्द समूह, पर्याय, विरोधी, 10 मुद्दे हैं, 10 अंक है। ये विभाग सी, ये व्याकरण वाला है। शब्द समूह, महान पुरुषों की पवित्र क्रीड़ा भूमि, तो लीलास्थल। दूसरा, शब्द समूह के लिए एक शब्द, सृष्टि की रचना करने वाला देवता, ब्रह्मा। आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, आचार्य। आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, आचार्य। चौथा, पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, तो क्या होता है? भूलोक। मन को हरने वाला, मनोहर। अब यहाँ पर एक व्याकरण पूरा होता है। आई बात निबंध में, निबंध की बात, मेरा प्रिय भारत, इसके बारे में आपको निबंध लिखना, अर्थात मेरा प्रिय देश, क्योंकि भारत गौरव है, हम भारत को कैसे भूले, इसीलिए यहाँ पर मेरा प्रिय देश अथवा मेरा भारत महान, इस विषय पर निबंध लिखना। यहाँ पर मैं यहाँ पर हमारा जो 10वां काव्य है वे पूर्ण करती हूँ। अस्तु।